स्टूडेंट्स, आज जो है हमारा लेक्चर नंबर 13 है जिसमें हम स्टडी करेंगे डिफरेंस बिटवीन नर्वस कोऑर्डिनेशन एंड केमिकल कोऑर्डिनेशन, और इसके अलावा हम सिमिलरिटीज़ देखेंगे नर्वस कोऑर्डिनेशन और केमिकल कोऑर्डिनेशन के दरमियान। बच्चे, आप लोग नर्वस कोऑर्डिनेशन एंड केमिकल कोऑर्डिनेशन इन डिटेल स्टडी कर चुके हैं, तो आप लोग इसको अच्छे से डिस्क्राइब कर सकते हैं कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। तो आज के लेक्चर में हम वन बाय वन जो है इनका डिफरेंस देखेंगे पहले, और फिर हम सिमिलरिटीज़ देखेंगे। सबसे पहले अगर हम डिफरेंस की बात करें तो बच्चे, हमारे पास यहाँ पे आपको ये नर्वस कोऑर्डिनेशन नज़र आ रहा होगा और सेकंड साइड पे आपको केमिकल कोऑर्डिनेशन। तो जो हमारे पास पहला डिफरेंस है वो क्या है कि स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन अगर हम देखें बच्चे, तो जो हमारे पास नर्वस सिस्टम है वो बना हुआ है न्यूरॉन से मिलके, ठीक है। न्यूरॉन्स जो है वो इसका क्या है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। न्यूरॉन्स कौन कौन सी हैं, सेंसरी न्यूरॉन्स हैं, मोटर न्यूरॉन्स हैं, इंटर न्यूरॉन्स हैं, जो इस पूरे नर्वस सिस्टम को बना रही हैं। और उसके अलावा न्यूरोग्लाइल सेल्स हैं जो कि क्या है, प्रोटेक्शन देते हैं न्यूरॉन्स को और नॉरिश करते हैं, इनको नॉरिशमेंट देते हैं, प्रोटेक्ट भी करते हैं और नॉरिश भी करते हैं। मतलब कि जो हमारे पास नर्वस सिस्टम है वो क्या है कि न्यूरॉन से मिलके बना हुआ है। अब अगर उसके बाद हम इसकी कंपैरिजन में केमिकल कोऑर्डिनेशन को देखें तो बच्चे, केमिकल कोऑर्डिनेशन में क्या होता है, न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स, ठीक है, या फिर ग्लैंड्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, हार्मोन सेक्रीट करते हैं, और इनका फंक्शनल यूनिट कौन है, हार्मोन्स हैं। मतलब कि केमिकल कोऑर्डिनेशन के अंदर जो फंक्शन परफॉर्म करवाता है वो कौन परफॉर्म करवाता है, हार्मोन, कोई केमिकल, ठीक है। अच्छा, उसके बाद बच्चे हम इनका एक्शन देखें कि ये कहाँ पे एक्ट करते हैं। तो बच्चे, जो हमारे पास क्या है कि ये जो न्यूरॉन्स हैं, ठीक है, न्यूरॉन अगर क्या कर रही हैं, जब न्यूरॉन के अंदर से नर्व इम्पल्स गुजरेगी और एज ए रिजल्ट न्यूरोट्रांसमीटर जो है वो जब क्या होगा, सेक्रीट होगा, तो वो वहीं पे एक्ट करेगा बच्चे जहाँ पे वो प्रोड्यूस हुआ है। एक्ट वेयर दे आर प्रोड्यूस, उसने वहीं पे अपना एक्शन परफॉर्म करवाना है जहाँ पे उसकी प्रोडक्शन हुई है, ठीक है। जैसे हम लोगों ने साइनैप्स पढ़ा था, साइनैप्स में हमने देखा कि एक न्यूरॉन का एक्सॉन एंडिंग और नेक्स्ट न्यूरॉन के जो है डेंड्राइट, वो आपस में मिलकर क्या बना रहे थे, साइनैप्स बना रहे थे। अब जब क्या हुआ कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जनरेट हुआ और नर्व इम्पल्स आई, तो एक्सॉन से क्या हुआ कि न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होके उस साइनेप्टिक क्लेफ्ट में आ गए और फिर डेंड्राइट के रिसेप्टर्स के साथ वो जाके अटैच हुए, ठीक है, नेक्स्ट न्यूरॉन के डेंड्राइट के साथ, और इस तरह से जो नर्व इम्पल्स थी वो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में ट्रांसफर हो गई, ठीक है। अब एक्सॉन के आगे डेंड्राइट भी हो सकता है और हमारे पास इफेक्टर भी हो सकता है, जिसमें इफेक्टर में आपके पास मसल्स हैं, ठीक है, ग्लैंड्स हैं। तो बच्चे, मतलब क्या हुआ कि ये जहाँ पे बनते हैं, जहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं, वहीं पे अपना एक्शन परफॉर्म करते हैं, ज़्यादा दूर नहीं जाते। इसमें आप एग्जांपल ले सकते हैं एसिटाइल कोलिन की, जो कि प्रोड्यूस होता है बाय साइनैप्स, और साथ ही मौजूद न्यूरॉन या फिर आप कह लें कि इफेक्टर के ऊपर अपना इफेक्ट शो करता है। उसके बाद बच्चे, हम इसके कंपैरिजन में अगर केमिकल कोऑर्डिनेशन में देखें तो बच्चे, इसमें क्या होता है कि हार्मोन्स को ब्लड के अंदर डाल दिया जाता है, ठीक है, ब्लड के अंदर डाल दिया जाता है और ब्लड वेसल्स के अंदर, और फिर क्या होता है कि वो जो है ना आपके पास हार्मोन, ये वो टारगेट जो है उसका, ठीक है, जो टारगेट सेल्स हैं वो उससे बहुत दूर होते हैं, ठीक है, इतने ज़्यादा नज़दीक नहीं होते। मतलब जहाँ पे उसकी प्रोडक्शन हो रही है वहीं पे उसकी यूटिलाइजेशन नहीं होती, उसने यूटिलाइज कहीं और होना है। फॉर एग्जांपल बच्चे, एडीएच जो है एंटी डायूरेटिक हार्मोन और वेसोप्रेसिन, ये प्रोड्यूस होता है बाय द पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी। अब इसको पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी से ये क्या है कि वहाँ से जस्ट रिलीज होता है। प्रोडक्शन इसकी कहाँ पे होती है, हाइपोथैलेमस में होती है। अब बच्चे, जब ये वहाँ से रिलीज होता है इन ब्लड वेसल, तो ये जाके एक्ट कहाँ पे करता है, ऑन द किडनी में, कि कहाँ पे, कलेक्टिंग डक्ट में। किडनी की कलेक्टिंग डक्ट से ये क्या करवाता है, वाटर की रीएब्जॉर्प्शन करवाता है, ठीक है। अब आप देखें कि ये बन कहाँ पे रहा है, हाइपोथैलेमस में, रिलीज हो रहा है पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी से, और एक्ट जाके कहाँ पे कर रहा है, कलेक्टिंग डक्ट में। मतलब कि जो इसका टारगेट है वो इससे काफी दूर है। अब अगर हम थर्ड बच्चे इनका कंपैरिजन करें तो हमारे पास आ जाता है टारगेट में हम कहते हैं कि जो हमारे पास न्यूरोट्रांसमीटर है, ठीक है, ये क्या होता है कि रिलीज on to one or a small
ग्रुप ऑफ सेल कि न्यूरोट्रांसमीटर जो है ना बच्चे, ये क्या करते हैं कि ये आपके पास छोटे से ग्रुप ऑफ सेल या फिर एक या एक से ज़्यादा, मतलब कि थोड़ा सा ग्रुप ऑफ सेल होगा, बहुत ज़्यादा सेल्स के ऊपर ये अपना एक्शन परफॉर्म नहीं करते। जहाँ पे रिलीज़ हो रहे हैं वहीं पे अपना एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, और जो इनका टारगेट है वो वन और स्मॉल ग्रुप ऑफ सेल पे कंसिस्ट करता है, जिसके ऊपर न्यूरोट्रांसमीटर ने टारगेट करना है। इसके कंपेरिजन में अगर हम हार्मोन देखें तो बच्चे हार्मोन जो है ना वो मिलियन ऑफ सेल्स को बात करते हैं, क्योंकि ब्लड के अंदर शामिल है। जहाँ जहाँ ब्लड ने जाना है वहाँ वहाँ हार्मोन ने जाना है, और ब्लड ने आपकी पूरी बॉडी के अंदर जाना है। बट दे टारगेट ओनली ए फ्यू सेल्स, ठीक है, ओनली ए फ्यू रिस्पॉन्ड टू हार्मोन। जबकि जो टारगेट होता है वो कुछ सेल्स होते हैं, ठीक है, कि जो इसका टारगेट बनते हैं, पर ये बात क्या है कि ओवरऑल द बॉडी को आपके कर रहा होता है। उसके बाद अगर हम इनका कंट्रोल देखें बच्चे, तो कंट्रोल जो है क्या होता है कि इलेक्ट्रिक सिग्नल से होता है। एक इलेक्ट्रिक सिग्नल जनरेट होता है, आप लोग जो है एक्शन पोटेंशियल पढ़ चुके हैं, ठीक है। एक इलेक्ट्रिक सिग्नल जनरेट होता है, और वो इलेक्ट्रिक सिग्नल जब एक्सॉन की एंडिंग पे पहुंचता है तो वो क्या करवाता है, न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करवाता है। अब बच्चे जब वो कहते हैं कि अपने ये टारगेट तक नर्व इम्पल्स पहुंचती है तो क्या होता है, वहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है, और न्यूरोट्रांसमीटर जो है वो क्या होता है, कोई ना कोई केमिकल होता है, ठीक है, जो कि नेक्स्ट इफेक्ट शो करता है। इसी कंपैरिजन में हम केमिकल कोऑर्डिनेशन देखें तो बच्चे केमिकल में जो स्टिमुलेशन होगी, ठीक है, यूँ कह लें कि जो कंट्रोल है वो कौन कर रहा है, केमिकल कर रहे हैं। केमिकल स्टिमुलेशन होगी, स्टिमुलस प्रोड्यूस बाय केमिकल्स। बच्चे केमिकल्स जो है ये क्या होता है कि केमिकल्स रिलीज किए जाते हैं और वो अपने टारगेट के पास जाके वहाँ पे अपना एक्ट परफॉर्म करते हैं, ठीक है। और इनका टारगेट सेल तक जो है जब ये केमिकल्स पहुँच जाते हैं तो वहाँ पे जाके अपना एक्शन परफॉर्म करते हैं। उसके बाद बच्चे हम इनका इफ़ेक्ट देखें, ठीक है, तो ये क्या होता है कि ये आपके पास इमीडिएट इफेक्ट शो करते हैं। मतलब कि जब न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हुआ, इलेक्ट्रिक सिग्नल पहुंचा, न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हुआ, तो फ़ौरन से अपना इफेक्ट शो करेंगे, ठीक है, फ़ौरन से अपना इफेक्ट परफॉर्म करवाएंगे। जबकि जो आपके पास हार्मोन्स हैं ये फ़ौरन से अपना इफेक्ट शो नहीं करते, ठीक है। इसमें आपके पास बच्चे एक्सेप्शन है, आपके पास कुछ हार्मोन्स ऐसे हैं जिनका इमीडिएट इफेक्ट होता है। फॉर एग्जांपल इंसुलिन, जब आपके ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा होगा, इंसुलिन जो है उसको सिक्रीट किया जाएगा और इंसुलिन जो है वो ग्लूकोज के लेवल को लो कर देगी। जबकि कुछ हार्मोन्स ऐसे हैं जिनका प्रोलॉन्ग्ड और डिलेड इफेक्ट होता है, मतलब कि उनके रिलीज होने के काफ़ी देर बाद, उनके सिक्रीट होने के काफ़ी देर बाद उनका जो है हमें इफेक्ट नज़र आता है, जैसे कि ग्रोथ हार्मोन, ठीक है, फ़ौरन से इफेक्ट नज़र नहीं आएगा आपको। नेक्स्ट हमारे पास है बच्चे एफिशिएंसी। एफिशिएंसी अगर हम देखें तो जो नर्वस सिस्टम है बच्चे, इसमें जो न्यूरॉन्स हैं वो बहुत फास्ट और रैपिड इफेक्ट शो करती हैं। मतलब कि न्यूरॉन्स का इफेक्ट बहुत फास्ट होता है और बहुत तेज़ी से होता है और रैपिड होता है। देखा गया है कि काफ़ी सारी न्यूरॉन्स जो हैं, ठीक है, मोस्ट ऑफ द न्यूरॉन्स वो क्या है कि 100 मीटर पर सेकंड के अंदर इफेक्ट शो कर देती हैं, मैसेज गुजर जाता है। और ह्यूमन के अंदर जो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक सिग्नल या यूँ कह लें कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल रिकॉर्ड किया गया है तो वो कितना था, 120 मीटर पर सेकंड। मतलब कि इतनी तेज़ी से कंडक्शन हो रही है, इतनी तेज़ी से कोऑर्डिनेशन हो रही है नर्वस सिस्टम के अंदर। जबकि बच्चे जो आपके पास केमिकल कोऑर्डिनेशन है वो स्लो है और प्रोलॉन्ग्ड है, क्योंकि इधर जो बच्चे कोऑर्डिनेशन हो रही है वो आयंस के जरिए हो रही है, एक करंट गुजर रहा है। जबकि जो यहाँ पे है वो केमिकल्स हैं। केमिकल्स जब तक अपने टारगेट तक पहुँचते हैं तो काफ़ी टाइम गुजर चुका होता है, तो इसमें स्लो और प्रोलॉन्ग्ड इफेक्ट होता है। उसके बाद बच्चे हमारे पास है हार्मोन स्पैन के हार्मोन्स जो हैं वो कितनी देर तक जो है वो उनकी लाइफ होती है। तो बच्चे क्या होता है कि आपके पास जब न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ किया जाता है, न्यूरोट्रांसमीटर भी केमिकल है, उसको हम हार्मोन कह रहे हैं, तो बच्चे वो शॉर्ट लिव्ड होता है, वो ज़्यादा देर तक नहीं रहता। उसके रिलीज़ होने के कुछ देर बाद उसको डिग्रेड कर दिया जाता है, उसे तोड़ दिया जाता है, ठीक है। तो इसलिए जो बच्चे उसका इफ़ेक्ट होगा, न्यूरोट्रांसमीटर का जो इफ़ेक्ट होगा वो क्या होगा, वो भी शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होगा। जब न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ होता है तो जब वो इम्पल्स को इनिशिएट करवा लेता है तो उसके थोड़ी देर बाद ही
हम अगर एसिटाइलकोलिन की एग्जांपल लें तो एसिटाइलकोलिन एस्टरेज रिलीज किया जाता है। ये एंजाइम है जो कि एसिटाइलकोलिन की ब्रेक डाउन करता है ताकि फर्दर नर्व इंपल्स इनिशिएट ना करवाए एसिटाइलकोलिन। अगर एसिटाइलकोलिन एस्टरेज एंजाइम रिलीज ना हो तो मुसलसल नर्व इंपल्स गुजरती रहेगी और इन रिजल्ट एक डिजीज सामने आ जाएगी। ठीक है, कोई भी डिजीज हो सकती है। अब बच्चे, जबकि आपके पास केमिकल कोऑर्डिनेशन की हम बात करें तो इसमें क्या होता है, ड्यूरेशन भी ज़्यादा होता है हार्मोन का। हार्मोन काफ़ी देर तक आपके ब्लड के अंदर रहता है और क्योंकि वो काफ़ी देर तक रहता है तो उसका जो इफेक्ट है वो भी क्या होता है, लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए होता है। तो बच्चे ये थी कुछ डिफरेंसेस बिटवीन नर्वस कोऑर्डिनेशन एंड केमिकल कोऑर्डिनेशन। अब हम मूव करते हैं सिमिलैरिटीज़ की तरफ। अगर हम सिमिलैरिटीज़ देखें बच्चे इन दोनों की, तो ये दोनों के दोनों क्या करते हैं, केमिकल मैसेंजर सिंथेसाइज करते हैं। अब देखिए आपके पास न्यूरोट्रांसमीटर भी एक केमिकल है और केमिकल कोऑर्डिनेशन में प्रोड्यूस होने वाले हार्मोन्स भी आपके पास केमिकल हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों क्या करते हैं, केमिकल मैसेंजर कहते हैं मैसेज लेके जाने वाले को। तो ये क्या करते हैं, केमिकल मैसेंजर सिंथेसाइज करवाते हैं। उसके अलावा बच्चे ये दोनों के दोनों जो ये केमिकल मैसेंजर है उसको एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेसेस ऑफ द बॉडी के अंदर रिलीज करते हैं। ठीक है, मतलब कि जो सेल प्रोड्यूस कर रहा है वो अपने अंदर नहीं रखता उस केमिकल को, बल्कि वो अपने सेल के बाहर उसको क्या कर देता है, रिलीज कर देता है। जो सेल बना रहा है वो विद इन द सेल नहीं रखेगा बल्कि एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेसेस ऑफ द बॉडी, यानी कि सेल के बाहर जो बॉडी की स्पेस है उसके अंदर उसको रिलीज कर दिया जाता है। फॉर एग्जांपल बच्चे ये क्या है, ये एक सेल है या ये यूँ कह लें कि ये हमारे पास क्या है, न्यूरोसेक्रेटरी सेल है हाइपोथैलेमस का। अब ये क्या कर रहा है, यहाँ पे बन रहे हैं हम कहते हैं कि एडीएच बन रहा है। अब इसने एडीएच सेक्रीट कर देना है जो इसके एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेसेस हैं। ठीक है, वहाँ पे बच्चे ये दोनों के दोनों कोऑर्डिनेशन में हेल्प आउट करते हैं, चाहे नर्वस कोऑर्डिनेशन हो चाहे केमिकल कोऑर्डिनेशन हो, दोनों के दोनों कोऑर्डिनेशन में हेल्प आउट कर रहे हैं। उसके अलावा बच्चे इन दोनों का फंक्शन क्या है, ये दोनों तब फंक्शन करते हैं जब कोई स्टिमुलस आपकी बॉडी को मिलता है। जब तक स्टिमुलस नहीं मिलता ये दोनों क्या है कि अपना काम नहीं करते। आपकी न्यूरॉन्स जो है ये भी तभी इनिशिएट होती हैं जब क्या है कि कोई स्टिमुलस इनको मिलता है। ठीक है, तभी पूरा का पूरा आपका नर्वस सिस्टम वर्किंग उसमें आता है। और केमिकल कोऑर्डिनेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम बार बार एडीएच की एग्जांपल लेते हैं। इसको आपके लिए समझना आसान है क्योंकि आप फर्स्ट चैप्टर के अंदर डिटेल में पढ़ चुके हैं। तो बच्चे मैंने पहले भी आपको बताया था जब आपकी बॉडी के अंदर वाटर की जो है लेवल लो होगा तो आपके हाइपोथैलेमस में ऑस्मो रिसेप्टर जो हैं वो एक्टिव हो जाएंगे, उनको स्टिमुलस जाएगा कि बॉडी में वाटर जो है ना वो कम है। तो फ़ौरन से क्या होगा, एडीएच को सिक्रीट किया जाएगा इन द पोस्टीरियर लोब और पोस्टीरियर लोब से वो रिलीज़ होके कहाँ आ जाएगा, आपके ब्लड में आ जाएगा और किडनी की कलेक्टिंग डक्ट से क्या करवाएगा, रीअब्जॉर्ब करवा लेगा वाटर को। तो इस तरह से बच्चे देखिए स्टिमुलस के बगैर ये दोनों के दोनों कोऑर्डिनेशन को परफॉर्म नहीं करवा सकते। ठीक है, अब वो जो स्टिमुलस होता है ना बच्चे वो विद इन द बॉडी भी हो सकता है कि आपकी बॉडी के अंदर से ही स्टिमुलस मिल जाए या एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से भी वो स्टिमुलस आ सकता है। उसके अलावा बच्चे ये दोनों के दोनों क्या है कि होम्योस्टेसिस के अंदर अपना फंक्शन परफॉर्म करवाते हैं। होम्योस्टेसिस आप फर्स्ट ईयर में डिटेल में पढ़ चुके हैं। अभी जो मैंने एडीएच की आपको एग्जांपल दी है ऑस्मो रेगुलेशन की, तो ऑस्मो रेगुलेशन होम्योस्टेसिस का एक फिनोमेना है। तो बच्चे ये दोनों जो आपके ये जो कोऑर्डिनेशन के सिस्टम हैं, ठीक है, नर्वस सिस्टम और केमिकल कोऑर्डिनेशन, ये दोनों के दोनों क्या करते हैं, होम्योस्टेसिस में अपना रोल परफॉर्म करवाते हैं। तो बच्चे ये था आज का आपका टॉपिक जिसमें आपने डिफरेंसेस देखे और सिमिलैरिटीज़ देखी। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।